अच्छा भाई, जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो क्लास है किसकी रहने वाली है? साइंस की। किसकी? साइंस की क्लास रहेगी भाई। इसमें एमसीक्यू डिस्कस किए जा रहे हैं और सभी जो एमसीक्यू है आपका कॉपी में नोट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, रिवीजन के लिए आप लोगों को वो जो चीजें बताई जा रही है वो साथ साथ में कॉपी में नोट करिएगा। जो क्वेश्चन है इसमें कई रिपीटेड क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन वो क्या है, सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ और चीजें शेयर करने के लिए इसमें डाले जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत बार कर चुके ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि परमाणु बम का जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है। हाइड्रोजन बम और परमाणु बम है जो है उनका एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि वो इस प्रकार कार्य करते हैं, और ये एक बार नहीं 2 3 4 बार करवा चुके ये क्वेश्चन। तो यहां पर जो परमाणु जो बम है उसका कार्य सिद्धांत क्या रहता है? ऑप्शन ए में जो आपको जैसे दिखाई दे रहा है, एक तो होता है परमाणु विखंडन, क्या होता है? नाभिकीय, क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। एक होता है नाभिकीय विखंडन और एक होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो है विखंडित होना। क्या होना है? विखंडित होना। परमाणु बम टुकड़ों में टूटता चलता है, इसी को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। इसी के साथ कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पर करता भाई? परमाणु संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। संलयन का मतलब होता है एनर्जी का एक जगह आकर इकट्ठा होना। क्लियर है? परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है? हाइड्रोजन बम। कौन सा ज्यादा होता है? हाइड्रोजन बम। अब आपसे अगर ये बात पूछी जाए कि ये जो परमाणु बम है इसकी खोज करने वाला कौन था? इसकी खोज करने वाला कौन था? ओपेनहाइमर। ठीक है ना? क्या था? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर जो था, ओपेनहाइमर जो था वो परमाणु बम का क्या था? खोज करता था। क्लियर है? 1945 के आसपास इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी, 16 जुलाई और अगले 1945 के आसपास। और उसके बाद बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हाइड्रोजन बम के जो जनक है वो कौन माने जाते हैं? एडवर्ड टेलर। कौन माना जाता है? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर जो है हाइड्रोजन बम। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपने पहले ही कर चुके हैं, ये 2 और याद रख लीजिएगा कि परमाणु बम का जो जनक है वो ओपेनहाइमर को माना जाता है और एडवर्ड टेलर को किसका जनक माना जाता है? हाइड्रोजन बम का। कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है? हाइड्रोजन बम ज्यादा पावरफुल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा भाई, इन बॉम्ब्स के अंदर क्या डाला जाता है? एक चीज ये और याद रखिएगा, इनके अंदर डाला जाता है यूरेनियम और एक और होता है भाई पदार्थ, यूरेनियम और प्लूटोनियम। प्लूटोनियम शायद होता है, ठीक है ना? तो यूरेनियम डाला जाता है। और यूरेनियम क्या है? एक यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या है? एक नहीं समझ में आया? यूरेनियम, अगर जब यूरेनियम डालकर इस बम का यूज किया जाता है ना, तो यूरेनियम के अंदर से 3 प्रकार की रेज निकलती हैं। कितनी? 3, अल्फा बीटा और गामा। जिनके अंदर से ये तीनों कण निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। नहीं समझ में आया? आपने बार बार ये पढ़ा है कि रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या है? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या बोली आपने? हेनरी बैक्यूरेल बोली है ना? अरे भाई बैक्यूरेल बोली है। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज करने वाले हैं, ये और याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज करने वाले हैं, रेडियो एक्टिविटी, इसकी खोज करने वाले कौन है? हेनरी बैक्यूरेल। कौन है? हेनरी बैक्यूरेल। और इसकी जो यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की, वो भी क्या मापी जाती है? बैक्यूरेल में मापी जाती है। ये जो हेनरी बैक्यूरेल था, इसने क्या पता लगाया था कि जब कोई पदार्थ जिसकी वैलेंसी 80 या 80 से अबोव है, मतलब जिसका परमाणु एटॉमिक नंबर 80 से ऊपर है, तो वो सारे पदार्थ क्या करते हैं? अपने आप को फुली फिल करने के लिए एनर्जी खींचते हैं या अल्फा कण छोड़ते हैं। तुम लोगों को शायद ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो बस इतना याद रखिएगा कि जो पदार्थ अल्फा बीटा गामा रेज का प्रोडक्शन करता है या रिलीज करता है, वो सारे पदार्थ कौन से होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। और सबसे ज्यादा जो ये कणों को छोड़ने वाला है वो कौन है भाई? यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है। समझ में आई बात? उसी को रेडियो एक्टिव पदार्थ बोला जाता है। तो इनके अंदर वही यूरेनियम क्या किया जाता है? यूज किया जाता है।
कई बार यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पैदा करने के लिए भी यूज किया जाता है, कहां पर, पावर प्लांट के अंदर, ठीक है ना। और उनको मॉडरेट के रूप में भारी जल वगैरह, सोडियम की छड़ वगैरह, इनको यूज किया जाता है उनको रोकने के लिए, मान के चलिएगा। तो इनसे हम बिजली भी पैदा करते हैं, यूरेनियम से क्या करते हैं, बिजली भी पैदा करते हैं। लेकिन अगर जब इसका एक एक्सेस अमाउंट में जब इसको यूज किया जाता है, तब ये क्या साबित हो जाता है, हमारे लिए हानिकारक साबित हो जाता है। क्लियर है? आपको क्या क्या याद रखना है? परमाणु बम का कार्य सिद्धांत क्या है? विखंडन है। हाइड्रोजन बम का क्या है? संलयन है। परमाणु बम की खोज करने वाला कौन है? ओपनहाइमर है। और हाइड्रोजन बम की खोज करने वाला कौन है? एडवर्ड टेलर है। रह जाएगा याद? शाबाश भाई। अगला देखिएगा, कौन सी धातु विद्युत की सबसे ज्यादा सर्वोत्तम चालक होती है? चांदी। चांदी जो है विद्युत की सबसे ज्यादा क्या होती है? चालक होती है। मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? इजीली पास हो सकती है। समझ में आया? तो विद्युत का सर्वोत्तम जो सुचालक है वो क्या रहेगा? सिल्वर या चांदी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कितने प्रकार की थी कोई वस्तु के ऊपर? दो प्रकार की थी। एक था गतिज ऊर्जा और एक क्या था? स्थितिज ऊर्जा। क्या था? स्थितिज ऊर्जा। अब ये बात किस किस को नहीं पता आप लोगों में से कि ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? हाथ उठाइएगा प्लीज। किस किस को नहीं पता? सभी को पता है? हाँ लोग अच्छा, तेरे को तो नहीं पता। पता है? हाँ तू बता तक। हाँ बता। हाँ क्या होती है? यस। देखिएगा भाई, गतिज ऊर्जा का मतलब है जब कोई वस्तु चलने लगी हुई है। क्या लगी हुई है? चलने, मतलब वो मोशन में है। मोशन में चलती हुई वस्तुओं के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। और जो रुकी हुई चीजें हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा फोर्स अप्लाई हो रखा है कि वो काम करने लग जाए, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगर जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि जो घड़ी है, घड़ी के अंदर हम जो चाबी कई बार फिल करते हैं, तो जब चाबी भरने के बाद घड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। जब आप एक खिलौना गाड़ी लेते हो और उसको जब चाबी से आप लोग उसको भरते हो और उसके बाद छोड़ देते हो, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा भरी गई थी? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? चलती हुई गोली के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? चलते हुए रॉकेट के अंदर कौन सी होती है? उड़ते हुए पक्षी के अंदर कौन सी होती है? दोनों। उड़ते हुए पक्षी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? दोनों। क्योंकि वो अपने आप को एक हाइट के ऊपर मेंटेन भी रख के चल रहा है और आगे की तरफ भी क्या करने लग रहा है? जाने लग रहा है। तो ये होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आपसे प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा, पक्षी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? रॉकेट के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? चलती हुई बंदूक की गोली में कौन सी होती है? दौड़ते हुए गाड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? चलते हुए आदमी के अंदर कौन सी ऊर्जा है? खींचे हुए स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा है? खींचे हुए स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। समझ में आया? तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप लोगों ने उसका जवाब सही ही देना है। तो ये बता दिया अब क्या होगा? बस फिर ठीक है ना। बाकी अभी न्यूटन का नियम पूछ लेगा उस पे, तो न्यूटन का नियम भी लगता है। रॉकेट अगर दौड़ने लग रहा है तो संवेग संरक्षण का नियम भी हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ भी हो गया कि वो पीछे बैकअप देगा और आगे की तरफ भागेगा। चलिएगा, चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। एक हमने एक शब्द और पढ़ा था, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड ये भी पढ़ा था क्या? किस वजह से पढ़ा था ये? लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का क्या किया जाता है? लेपन किया जाता है। और जिंक फास्फाइड जो है वो चूहे मारने की क्या है? दवा है। जिंक फास्फाइड क्या हो जाएगी? चूहे मारने की दवा हो जाएगी। समझ में आया? आलोक, जिंक फास्फाइड से याद रखना है कि चूहा मारा जाता है। जब चूहे रेड पॉइजन लेके आते हो ना, उसके ऊपर लिखा होता है जिंक फास्फाइड, लिखा होता है उसके। और जिंक क्लोराइड की बात की जाए तो उससे क्या किया जाता है? यस, ऑप्टिकल फाइबर इज कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन ऑप्टिकल फाइबर। कम्युनिकेशन के किस कार्य, मतलब किस प्रकार यह करता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर है, जैसे आप लोगों ने पता होगा कि जो वाईफाई वगैरह लगाई जाती है ना, आजकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर लगती है। क्या लगती है? ऑप्टिकल फाइबर। और वो जो चेक करने वाले होते हैं ना, वो कैसे चेक करते हैं उसको? एक लेजर लाइट रखते हैं।
एक एंड पे रख के उसको लाइट को जला देते हैं तो वो कहां पर जाके निकलती है, दूसरे एंड पर निकलती है। कई बार ये टूट जाती है बीच में से, तो उस लाइट मारने से उसको ये पता लग जाता है कि ये कहां से टूटी हुई है। लेकिन अब वो लाइट ये सोच के चलिएगा यहां से लेकर अगर मैं अपने रोड तक की 2-2.5 किलोमीटर की भी अगर बात करूं तो वहां पर भी जाकर वो लाइट क्या निकल जाएगी, इजीली निकल जाएगी। इसका मतलब उसमें कंटिन्यूसली क्या होता चला था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला था। ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि कोई चीज आती हुई दिखाई देती है लेकिन वो मध्य में पार न करके मतलब यहां से ही वापस क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। बाकी आपको फिर भी याद ना रहे तो कुल आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो 3-4 एग्जांपल आते हैं। मृग तृष्णा का बनना यानी कि मर्चिका या मिराज का बनना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मर्चिका का पता है ना क्या होता है, किस किस को नहीं पता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस किस को नहीं पता मिराज का बनना या मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, सभी को पता है? नहीं पता इतनों को? मृग तृष्णा का नहीं पता है भाई। कभी रोड के ऊपर पानी देखा है चमकता हुआ, लेकिन पानी होता है क्या वहां पे है? तो तुम्हारे को क्यों दिखाई दे रहा है वो? रेगिस्तान में भी होता है। तो ये किसका उदाहरण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बाकी ज्यादा तो मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सोच के चलिएगा कि कोई पेड़ यहां पर है, कोई पेड़ यहां पर है, आपको कौन सी चीजें दिखाई देंगी? जिस चीज पर प्रकाश डालने के बाद कहां पर आया, आपकी सीधा आंखों में आया, उसको क्या बोलते हैं? अरे वो चीज आपको दिखाई देगी कि नहीं देगी? मेरे को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सूर्य की लाइट आई, बोर्ड से टकराई और कहां पर आई, मेरी आंखों में आई। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि सूरज की रे आई, इससे टकराई, वापिस गई, लेकिन वापिस बैंड होने की बजाय ये यहां चली गई और मैं यहां पर खड़ा इसको देख रहा हूं। मेरे को ये पेड़ की इमेज कहां नजर आएगी? यहां पर नजर आएगी, लेकिन वास्तव में ये पेड़ है कहां पर? ऊपर है। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, इनको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना। एक तो होता है परावर्तन, लाइट आई, इससे टकराई, वापिस चली गई, समझ में आया? इसको तो क्या बोलते हैं? परावर्तन। क्लियर। उसके बाद एक चीज होती है, लाइट आई, टकराई, अंदर चली गई, बैंड होगी, और फिर एक और मीडियम से टकराई और वापस बाहर चली गई। इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। और एक ऐसा फिनोमिना होता है कि लाइट आई, चाहिए थी टकरानी, लेकिन महसूस हुई कि वो टकरा रही है, लेकिन वो उसी मीडियम में बगैर टकराए ही क्या चली गई? वापिस चली गई। मतलब जानी तो चाहिए थी ये, लेकिन वो ऐसा महसूस हुआ कि वो यहां से टकराकर आई है यहां पर देखने वाले को। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किसके ऊपर काम करती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलिएगा या पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलिएगा। कुछ समझ में आया? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी क्या होता है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु नाभिक के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये किसका मॉडल है? परमाणु का। किसका है? परमाणु का। ये क्या है? नाभिक, केंद्र बोलते हैं जिसको। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है? परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये वही इलेक्ट्रॉन है जो आपके करंट को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करके जाते हैं? लेकर जाते हैं। समझ में आया? अगर आपको पूछता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा बताइए, तो क्या बताओगे इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का उस वायर के अंदर से बहना, ये होता है आपका करंट का डेफिनेशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? ये भी पूछा जाता है। ऋणात्मक। कैसा भाई? ऋणात्मक। आपसे पूछा जाएगा
कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए, धनात्मक होता है। यानी कि ऋणात्मक होता है भाई, ये धनात्मक कौन बोल रहा है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, नेगेटिव। और जो ये प्रोटॉन यहां पर नजर आ रहे हैं, प्रोटॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो बच गया एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कैसा होगा, उदासीन होते हैं ये, क्या होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नहीं तो नेगेटिव और नहीं पॉजिटिव। नहीं समझ में आया, ये क्या बना दिया, परमाणु का नाभिक। परमाणु के नाभिक के अंदर क्या क्या बताया आपने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चारों तरफ चक्कर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा, कैसा होगा, ऋणात्मक। और प्रोटॉन पर कैसा होगा, और न्यूट्रॉन पर, ओके। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन की जो खोज करने वाला है, जे जे, सभी को याद है, जे जे थॉमसन। अगर अभी आपसे एक और चीज पूछ ली जाए, प्रोटॉन, रदरफोर्ड। कई बार रदरफोर्ड ने आके क्या आता है, गोल्डस्टीन, ठीक है ना, क्या आता है, गोल्डस्टीन, ठीक है ना, गोल्डस्टीन या गोल्डस्टीन नाम आ जाता है। ये भी आपका इसका खोजकर्ता हो सकता है। नाभिक की खोज करने वाला भी कौन था, गोल्ड या रदरफोर्ड था। कौन था, रदरफोर्ड था। और फिर एक तीसरा बच गया न्यूट्रॉन, इसकी खोज करने वाला कौन था, जेम्स चैडविक। कौन था भाई, जेम्स चैडविक। 4 या 5 क्वेश्चन बन चुके हैं, याद रखना है 100%। जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक। क्लियर है, चलिए आगे। फोटोवोल्टिक सेल को और क्या कहा जाता है, सोलर सेल। क्या कहा जाता है, सोलर सेल कहा जाता है। फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक सेल का मतलब है जो आपकी सौर ऊर्जा होती है ना, तो इनमें फोटोवोल्टेनिक सेल अगर हम बात करें तो उनके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो किसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, विद्युत ऊर्जा में प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल को और क्या बोला जाता है, सोलर सेल भी बोला जाता है, ठीक है। ये सोलर सेल ऐसे होगा, सोलर सेल बोला जाता है। समझ में आया क्या, आंख के लेंस का आकार मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। कई बार धूप में जाते हो, एकदम कम ज्यादा नहीं होती, अरे भाई धूप से एकदम अंदर आओगे तो अंधेरा नजर नहीं आएगा। तो वो जो कंट्रोल किया जाता है, आंख के लेंस का आकार किन मांसपेशियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो कौन सी मांसपेशियां होती है, सिलियरी। कौन सी होती है, सिलियरी जो मांसपेशियां होती है वो आंख के लेंस के आकार को क्या करती है, कंट्रोल करती है। बस आप पर्सन याद रखना कि आंख का जो लेंस का आकार है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, सिलियरी जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा। आंख के संबंधित कुछ रोग भी आप लोगों को मैंने एक दिन बताए थे, ग्लूकोमा। कौन कौन से, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना, और रतौंधी, रतौंधी। ये सारे रोग किससे संबंधित हैं, आंख से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है, बहुत बार करवाया जा चुका है, अब भी आप लोगों ने याद रख लेना है। क्लियर है, चलिए आगे। वह ग्रंथि बताइए जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्लैंड है ये, सबसे, लेकिन कौन सी, अंतस्त्रावी। कौन सी, अंतस्त्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है बाह्य स्त्रावी। क्या होती है, बाह्य स्त्रावी, और एक होती है अंतस्त्रावी। दिमाग के अंदर कितनी ग्रंथियां होती है, 3। एक तो होती है हाइपोथैलेमस। क्या होती है, हाइपोथैलेमस, एक ही आपने लिखी हुई है, पिट्यूटरी, ठीक है ना। और एक और कौन सी होती है, कौन सी, सेरिब्रम ग्रंथि है क्या,
पिनल। कौन सी होती है? पिनल। सेरिब्रम और सेरिबलम दिमाग के हिस्से हैं। सेरिब्रम बड़ा हिस्सा है, सेरिबलम में छोटा हिस्सा है। ये था। दिमाग के अंदर तीन होती है। पिनल जो नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको जो नींद आती है ना, तो पिनल जो है वो करती है। हाइपोथैलेमस क्या करती है? सभी अंतरस्त्रावी या बाह्यस्त्रावी जितनी भी ग्रंथि है उन सभी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है ना। और ये आ गई एक आपकी पिट्यूटरी। क्लियर है? है कहां पर? अच्छा, इसको मास्टर ग्रंथि क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत सारी फंक्शनिंग को काम करती है। थायराइड ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है। बिलिरुबिन की अगर मात्रा की बात की जाए, इसको कंट्रोल करती है। पीएच वैल्यू को कंट्रोल करती है। आयोडीन की जो ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करती है। एक आपको मैंने बताया था कि एक जब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन नाम का, और एक लैक्टोजेनिक हार्मोन। ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन और लैक्टोजेनिक। नहीं समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं। जब एक पशु को दूध निकालने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है, आप सभी ने देखा है? अरे सो गए क्या? क्या आपने देखा है एक पशु को दूध निकालने के लिए उसके अंदर एक इंजेक्ट किया जाता है? तो इसका मतलब, और वो बाद में दूध दे देता है। इसका मतलब ये है कि वो हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। उस पशु के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन डाला जाता है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कर देता है? उसकी जो मिल्क जो ग्लैंड है ना, दूध की जो ग्रंथियां हैं उनके ऊपर प्रभाव डालता है, और वो दूध जो है वो पशु क्या है? न चाहते हुए भी उसको देना पड़ता है। मतलब ऐसा कुछ उसके साथ प्रोसेस होता है। तो हम ये मान के चलते हैं, मैं भाई एक मास्टर ग्रंथि के ऊपर ये सारी क्वेश्चन लेके आ चुका था। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी को कहा जाता है। पिट्यूटरी को मास्टर इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत सारे कामों को करती है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा। और बात नहीं करेंगे भाई, चलिएगा। जब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन करवाएंगे ना तब बताएंगे। उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। प्लेटिनम। प्लेटिनम इसके अंदर एक धातु है वो डाली जाती है, या प्लेटिनियम धातु का यूज किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? पायरोमीटर बोला जाता है। और ये कितने डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेजरमेंट कर सकती है? 800 डिग्री से ऊपर। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समझ में आया? 800 डिग्री से लेकर इनफाइनाइट, 800 डिग्री से लेकर इनफाइनाइट तक का जो तापमान है वो मापती है। लेकिन इसका एक रीजन ये है कि जैसे थर्मोमीटर जो तापमान मापता है, सचिन को नींद आने लगी है? ऊपर पंखा चलता है, नीचे सचिन सोता है। भाई पायरोमीटर से संबंधित एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर इनफाइनाइट तक मानता है। समझ में आया? और ये तापमान कैसे मापता है? ये प्रकाश की जो किरणें आती है उसकी वेवलेंथ को मापता है, उसकी तरंग दैर्घ्यता को मापता है। ठीक है ना। ये कैसे मापता है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता को मापकर यह बता देता है कि उस जगह का तापमान कितना होगा। ठीक है ना। सूर्य का तापमान मापना है तो ये मान के चलिएगा पायरोमीटर का अगर यूज करें तो कोई अब सूर्य के मुंह के अंदर तो लेके नहीं जाएगा कि लो 2 मिनट मुंह में दबा के रखो कि आपका तापमान चेक करना है। वो सूर्य से आने वाली रेडिएशंस को यूज करके ये बताएगा कि इसका तापमान कितना है। तो वो क्या होता है? पायरोमीटर होता है। समझ में आया? ठीक है भाई, आया तो। सीमेंट के सेटिंग समय, मतलब सीमेंट जो जमाव है उसको देरी के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिप्सम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जिप्सम का यूज किया जाता है। सीमेंट जो है देर से मतलब सेट हो, पानी डालते ही सेट ना हो जाए, इसलिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर भी क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर भी क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। पीओपी सुना होगा ना, पीओपी जो करवाते हैं उसके अंदर भी क्या होता है? जिप्सम होता है। ये भाई बहुत बार पूछा जा चुका। एससी को डीसी में, एससी को डीसी में बदलने के लिए आपके मोबाइलों में रेक्टिफायर होता है। क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। तो ये हो जाएगा रेक्टिफायर। और डीसी से एससी में बदलने के लिए इन्वर्टर। क्या हो जाएगा? इन्वर्टर। ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है।
चंद्रमा का मुख हमेशा पृथ्वी के समान ही क्यों होता है? पढ़ लिए और इसका आंसर बता दीजिएगा। समझ में आ गया? ये बोल रहा है कि चंद्रमा का जो मुख है हमेशा पृथ्वी के समान, मतलब ये बोल के चल सकते हैं कि हमें हमेशा जो है ना चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। हमारे को हमेशा चंद्रमा का कैसा दिखाई देता है? एक ही हिस्सा। क्योंकि जो चंद्रमा और पृथ्वी की, जैसे मान लो ये दोनों आमने सामने थे, ठीक है ना, ये दोनों आमने सामने थे, और जब ये रोटेट हुए तो ऐसे रोटेट हुए, और रोटेट होने के बाद जब इनकी दोबारा बारी आई तो भी फिर ये एक दूसरे के सामने थे। मतलब इनकी दोनों की जो घूर्णन गति है, जो रोटेशनल स्पीड है, वो क्या है? लगभग समान है। समझ में आया? 57% हिस्सा चंद्रमा का देख पाते हैं हम, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या है? आर्द्रता क्या है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायु में नमी किस चीज से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। एक होता है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं भाई, हाइड्रोमीटर होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? पानी का घनत्व मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। समझ में आया? तो ये जो आर्द्रता है, जिसको आप नमी बोलते हो, ह्यूमिडिटी बोलते हो, आज का मौसम ह्यूमिडिटी वाला ही है, ये मान के चलिएगा। तो हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। क्लियर है? चले आगे। चंद्रमा पर हमारे को आवाज सुनाई नहीं देती। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर चंद्रमा पर हम परमाणु बम गिरा दे तो क्या होगा? कितनी दूर तक ध्वनि सुनाई देगी? कितनी दूर तक भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर हमारे को प्रतिध्वनि इको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इको। जैसे कई बार आपने सुना होगा हेलो हेलो हेलो, ऐसी आवाज आती है ना, एक बार बोलते हैं 10 बार वापिस आती है, इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो वातावरण की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर हमारे को प्रतिध्वनि वापिस सुनाई नहीं देती। हाँ प्रतीक, क्या हुआ? क्या पूछ रहा है शुभम ये? है? अच्छा अच्छा। अगला क्वेश्चन है, पौधे को जड़ के माध्यम से पानी किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है? केशिकतों के कारण। किसके कारण भाई? अब ये केशिकतों क्या होता है? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? दिए के अंदर तेल भी इसी प्रोसेस से चढ़ता है, ठीक है ना। जैसे पानी के कण एक दूसरे को क्या करके रखते हैं? पकड़ कर रखते हैं, ठीक है ना। जब दिए के अंदर तेल चढ़ता है तो पहले जो कण है वो जलते जाते हैं और नीचे वो एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर क्या है? ऊपर तक चढ़ते रहते हैं। इसको केशिकतों का गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकता का गुण। तो जो पौधों के अंदर पानी चढ़ता है वो भी किसकी वजह से चढ़ता है? केशिकतों की वजह से चढ़ता है। और दिए के अंदर तेल की भी अगर बात की जाए तो वो किसकी वजह से होता है? केशिकतों की वजह से होता है। क्लियर है? पानी के बारे में एक पृष्ठीय तनाव शब्द आता है। क्या आता है? ये क्या होता है आलोक? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव क्या होता है? पानी की बूंदों का या पानी के जो कण है उनका अपने आप में जो पकड़कर जो रखने का गुण होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? हल्की चीजें पानी के अंदर नहीं डूबेंगी क्योंकि पानी के कण उनको अंदर जाने ही नहीं देंगे। भारी चीजें पानी के अंदर नहीं डूबती। किसकी वजह से नहीं डूबती? घनत्व के कारण। किसके कारण? नहीं समझ में आया? एक तो था घनत्व। घनत्व का मतलब ये होता है अगर कोई चीज अपनी वेट से ज्यादा अगर पानी हटाएगी ना तो वो पानी का घनत्व होता है। मान लो ये पेन है, पेन को अगर मैं पानी के अंदर ऐसे डालूं तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? लेकिन अगर ऐसे डालूं तो कुछ टाइम लेगा, ऐसे ऐसे बम्बल मतलब होता जाएगा। इसका मतलब अब इसका जो पहले तो वेट था एक जगह पे ही लगा और अब इसका वेट कितना हो गया? पूरी सरफेस पर फैल गया। तो इसको बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? मच्छर पानी के अंदर नहीं डूबते। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। हल्के घास फूस के पीने के पानी के अंदर नहीं डूबते। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। पानी का जहाज पानी के अंदर नहीं डूबता, घनत्व के कारण। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? आ गया तो चलो आगे। किस उद्देश्य से इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज को बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर जो यूज होता है वो वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए होता है। कम या ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगला, एल्कोहल का उपयोग थर्मोमेट्रिक द्रव्य के रूप में किया जाता है बहुत कम तापमान मापने के लिए। एल्कोहल जो है का उपयोग थर्मोमेट्रिक द्रव्य के रूप में किया जाता है बहुत कम तापमान
मापने के लिए। और एक चीज और, एल्कोहल को पारे के साथ भी मिलाया जाता है। एल्कोहल को किसके साथ मिलाया जाता है? पारे के साथ, क्योंकि पारा जो होता है वो -30-40 डिग्री पर क्या हो जाता है? जम जाता है। लेकिन एल्कोहल मिलाने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, 120, 30, 40, 50 तक चला जाता है, ये मान के चलिएगा। तो इसलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एल्कोहल मिलाया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पारे को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एल्कोहल मिलाया जाता है। किस घटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से। भाई लाल दिखाई देना होता है प्रकीर्णन। आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश के जो रंग का फैलाव हो जाना। सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके लाल रंग का क्या हो चुका है? फैलाव हो चुका है। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है कि सूर्य के जो कलर है 7 रंग में होते हैं। तो पहले होता है विबग्योर, वोयलेट, इंडिका, ब्लू। ये कलर कहां फैल चुके होते हैं? आसमान में। कहां पर फैल चुके होते हैं? आसमान में। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। समझ में आया? अगला देखिए, साबुन के झाग और बुलबुले अलग अलग रंग के क्यों दिखाई देते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं भाई इसको। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जिसको विवर्तन भी बोल सकते हैं, शायद प्रकाश का विवर्तन भी बोल सकते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक होता है, ठीक है ना। तो पानी का, जो किसी बच्चे ने एक दिन पहले भी पूछा था कि पानी का कलर के अंदर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, तो आप क्या बता सकते हो? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। रात को क्या है? पेड़ दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोना क्या है? हानिकारक है। भाई जो खून की, जो अंदर नर्वस सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर खून का क्लोटिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर क्या मौजूद होता है? एप्रिन होता है। शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता, क्यों नहीं जमता? क्योंकि उसके अंदर साथ क्या मौजूद है? एप्रिन है। एप्रिन हमारी बॉडी के अंदर खून को नहीं जमने देता। कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं और अब आपके सामने फिर था ये। अगला, फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक पाउडर होता है जिसको पैकेट में बांधकर जो फल होते हैं उनके बीच में रख दिया जाता है और फल क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। और इससे कौन सी गैस निकलती है? एसिटिलीन, ठीक है ना। एसिटिलीन जो गैस है वो रिलीज होती है कौन से पाउडर से? कैल्शियम कार्बाइड पाउडर से। तेल के दीपक की बाती किस प्रक्रिया के कारण ऊपर उठती है? केशिक्तों के कारण। अभी अभी बताया था, केशिक्तों के कारण तेल की बत्ती जो है उसमें तेल ऊपर चढ़ता है। प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? प्रकाश का फैलाव, या इसको विक्षेपण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण भी बोला जाता है या डिस्पर्शन ऑफ द लाइट बोला जाता है। अगला, आयोडीन का टिंचर क्या है? शराब में आयोडीन का घोल। शराब के अंदर जब आयोडीन मिल जाता है तो उसको आयोडीन का टिंचर बोला जाता है। बस आप याद रखिएगा कि आयोडीन के टिंचर का मतलब है कि शराब के साथ है आयोडीन का घोल है, उसको बोला जाता है। अगला, पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपने ये तो बहुत बात पढ़ लिया कि इसकी उम्र कितनी हुई है, वो तो वार्षिक छल्लों से बता दोगे। लेकिन अगर पौधे की ग्रोथ कितनी होने लग रही है, वो किससे? ऑक्जेनोमीटर से। किससे भाई? ऑक्जेनोमीटर से वो है उसकी वृद्धि है वो पता लगाई जाती है। वह पदार्थ जो ध्वनि का समर्थन करता है। ध्वनि का समर्थन मतलब ध्वनि किसके माध्यम से ट्रेवल कर सकती है? कोई ना कोई मीडियम होनी चाहिए ना। अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो ध्वनि ट्रेवल करेगी क्या? नहीं करेगी। तो ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ध्वनि के ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है। ध्वनि के ऊपर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। लाइट के ऊपर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है क्या? प्रकाश के ऊपर, प्रकाश के ऊपर तापमान का कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। प्रकाश क्या जो है, प्रकाश तापमान कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्वनि जो है वो कम ज्यादा
होती है। क्लियर? एक असौ शक्ति का मूल्य क्या है? 746 वाट। 746 वाट आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये भी 746 वाट होता है एक असौ शक्ति का मूल्य। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने परमाणु नाभिक की खोज की थी। तो वो कौन था भाई? रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज करने वाला कौन था? रदरफोर्ड था। क्लियर है? उसके बाद है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने परमाणु नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड है भाई, ये रदरफोर्ड ही है। ठीक है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग का संरक्षण। ठीक है ना? रॉकेट जो कार्य करता है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण के ऊपर कार्य करता है। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम आप लोग इसके साथ याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, मीना माता रोग किस धातु के सेवन से होता है? तो पारे का अगर किसी ने सेवन कर लिया तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? मीना माता रोग हो जाएगा। मीना माता रोग एक तंत्रिका, किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। किससे भाई? जो गंभीर पारा विषाक्तता के कारण होता है। संकेतों और लक्षणों में गति भंग, हाथों और पैरों में शून्यता, हाथ और पैर शून्य हो जाएंगे। सामान्य मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी। प्रीतिय दृष्टि, यानी कि आंख है वो काम करनी बंद कर देंगी, सुनना बोलना सब कुछ बंद। तो ये सब किसकी वजह से होता है? पारा। पारा अगर किसी ने खा लिया तो वो किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। समझ में आया? उस ध्वनि का नाम बताइए जिसके माध्यम से यात्रा, ध्वनि क्या वैक्यूम में ट्रेवल करेगी? नहीं करेगी। अगर वैक्यूम है तो ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगी। किस तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम और अधिक होता है? सबसे घनत्व सबसे अधिक, आयतन सबसे कम। अच्छा भाई, ये याद रखिएगा, आयतन कम और घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व वो क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हेरोन 22। किसका यूज किया जाता है? हेरोन 22 या फिर टेट्राफ्लोरोइथेन। टेट्राफ्लोरोइथेन भी यूज किया जाता है। अमोनिया कोल्ड स्टोर में, अमोनिया कोल्ड स्टोर होते हैं ना? अरे भाई कोल्ड स्टोर होते हैं कि नहीं होते? बड़े बड़े जहां पर ठंडे कोई प्रोडक्ट को ठंडा किया जाता है वहां पर अमोनिया गैस का यूज किया जाता है।